तो अब जब हम पोस्ट प्रोसीजर की बात करते हैं कि अगर किसी पेशेंट में एंडोस्कोपी हमने कर ली है, अब पेशेंट को हमने बोल दिया भी एंडोस्कोपी तेरी परफॉर्म हो गई है, अब तुम क्या उसको सलाह वहाँ पे देंगे, तो उसको हम बोलेंगे कि पोस्ट प्रोसीजर आप उसको क्या टीचिंग दोगे या क्या इंस्ट्रक्शन आप वहाँ पे उसको दोगे। तो ये कहता है जब हम पोस्ट प्रोसीजर की बात करते हैं कि पोस्ट प्रोसीजर, ठीक है, पोस्ट प्रोसीजर क्या इंस्ट्रक्शन दोगे, तो कोई खास इंस्ट्रक्शन वहाँ पे नहीं है, सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन वहाँ पे देनी है कि आपको तब तक खाना पीना कुछ नहीं करना है जब तक कि गैग रिफ्लेक्स वहाँ पे ना आ जाए। मतलब जब गैग रिफ्लेक्स आ जाएगा तभी हम पेशेंट को ओरली अलाउड करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा इसके अंदर आप यहाँ पे याद रखिएगा कि होल्ड दी फीडिंग्स and fluids until gag reflex returns, जब तक कि गैग रिफ्लेक्स रिटर्न नहीं कर जाता, वापस नहीं आ जाता, तब तक आपने उसकी फीडिंग को क्या रखना है, होल्ड करके रखना है, ठीक है। तो अब जब उसके अंदर गैग रिफ्लेक्स आ जाएगा वो सब कुछ खा पी सकता है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो होल्ड दी फीडिंग एंड फ्लूइड, उनको तब तक होल्ड रखना है जब तक कि गैग रिफ्लेक्स वहां पे आपको शो नहीं हो जाए, नहीं तो क्या होगा, पेशेंट एस्पिरेट कर सकता है। तो एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा, पेशेंट आपको ये बोल सकते हैं कि मेरे गले के अंदर जिस तरह ना खराश वगैरह आ रही है, ठीक है, तो इस इरिटेशन सी हो रही है, तो आप उसको बोल सकते हो कि आप गार्गल वगैरह कर सकते हो जिससे कि सूदिंग इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो वहां पे आप एडवाइस फॉर ल्यूक वॉर्म वाटर गार्गल, ठीक है। तो अब ये ल्यूक वॉर्म वाटर कौन सा आ गया, जो गुनगुना पानी होता है, जो बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं है और ठंडा तो बिल्कुल ही नहीं है, मतलब हल्का सा गर्म जो पानी जिसको गुनगुना पानी बोलते हैं, उससे आप उसको पेशेंट को एडवाइस करोगे गार्गल्स, गरारे करने के लिए कि आप गरारे वहां पे कर सकते हो। तो ये नॉर्मल सा यहाँ पे प्रोसीजर जो एंडोस्कोपी, जिसमें से क्वेश्चन आया हुआ है कई बार कि आप एंडोस्कोपी करोगे, एंडोस्कोप की मदद से करोगे, पोजीशन कौन सी दोगे, लेफ्ट लेटरल, वहां पे लोकल एनेस्थीसिया स्प्रे वगैरह हम यूज कर लेते हैं, या जो एंडोस्कोप है उसको जो जाइलोकेन जेली है उसके साथ पूरी तरह मिक्स कर लेते हैं। इस प्रोसीजर की ड्यूरेशन है 3 to 5 मिनट्स। अब पेशेंट को जब प्रोसीजर से 4 से 6 घंटे पहले एनपीओ रखना है कि उसे माउथ से कुछ भी देना नहीं है, क्योंकि ताकि वहां पे इजीली जो है उस स्टमक की क्लियर पिक्चर हमें देखने को मिले, डुओडेनम की क्लियर पिक्चर या इसोफेगस की हमें क्लियर पिक्चर देखने को मिले। फिर आपने चेक करना है कि पेशेंट ने कंसेंट लिख के दिया है कि नहीं दिया। ये कंसेंट तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम वहाँ पे पेशेंट को ये बोलते हैं कि हमें आपका जो भी एक्सरे हुआ है, यूएसजी हुआ है, उसमें हमें ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कोई मैलिग्नेंसी भी हो सकती है, तो हमें डाउटफुल है, तो हम वहाँ पे बायोप्सी भी वहाँ पे करेंगे या हम कर सकते हैं। तो इसलिए जब हम एंडोस्कोप डालते हैं और हमें वहाँ पे कुछ मेटाप्लेजिया या आपको सेल के अंदर जो एबनॉर्मलिटी दिखाई देती है, तो आप वहाँ से एक सैंपल भी वहाँ पे ले सकते हो। तो उसके लिए आपको वहाँ पे क्या करना होगा, पेशेंट से पहले ही, प्रोसीजर से पहले ही कंसेंट हम लेके रखते हैं। वो कंसेंट लेगा डॉक्टर, हमने चेक करना है कि वहाँ पे वो कंसेंट लिया गया है कि नहीं लिया गया। अगर नहीं लिया गया तो आप जो है उसको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर को या फिजिशियन को कि आपने जो है कंसेंट अभी तक नहीं लिया। तो वो कंसेंट लेने के बाद में जो है हम वहाँ पे एंडोस्कोप की मदद से, वो एंडोस्कोप के ऊपर कैमरा होता है जिससे कंप्यूटर के अंदर उसकी इमेजेस आती रहती है और उससे हम वहाँ पे पूरी चीज़ को देख सकते हैं। ये 3 से 5 मिनट का प्रोसीजर है। और पोस्ट प्रोसीजर हमने पेशेंट का जब तक गैग रिफ्लेक्स वहाँ पे नहीं आ जाता, गैग रिफ्लेक्स, तब तक हमने वहाँ पे फीडिंग और फ्लूइड्स जो है उसके इनटेक को होल्ड करके रखना है, हमें वहाँ पे उस चीज़ को नहीं देना है। दूसरी बात कि आपको ल्यूक वार्म वाटर से गार्गल, अगर पेशेंट बोल रहे हैं कि मेरे को गले में खराश टाइप हो रही है, इरिटेशन हो रही है, तो आप उसको ल्यूक वार्म वाटर से गार्गल करने के लिए बोल दोगे। ये सूदिंग इफेक्ट रखता है, आपका जो गला है वो सही रहेगा, पेशेंट को हम बोल सकते हैं। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे बताई। एंडोस्कोपिक कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस है किसके लिए, पेप्टिक अल्सर डिजीज के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे दूसरी इन्वेस्टिगेशन देखते हैं कि हम यहाँ पे और इन्वेस्टिगेशन क्या करा सकते हैं।
तो अब ये कहता है, अब हमने यहाँ पे एंडोस्कोपी से देख लिया कि वहाँ पे अल्सर फॉर्मेशन हुई है, पेशेंट के अंदर पेप्टिक अल्सर है, ये हमें पता लग गया। अब हम वहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि वो जो अल्सर वहाँ पे है, चाहे वो गैस्ट्रिक अल्सर है, चाहे वो इसोफेजियल अल्सर है, चाहे वो ड्यूडेनल अल्सर है, हमने ये देखना है कि वो कहीं एच पाइलोरी की वजह से तो नहीं है। हमने अब एच पाइलोरी को डिटेक्ट करना है कि वहाँ पे अल्सर जहाँ पे फॉर्मेशन है उसमें जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कहीं एच पाइलोरी तो नहीं है। अब हमने वो टेस्ट करेंगे जिससे हम एच पाइलोरी को डिटेक्ट कर सकें। तो उसके अंदर पहला टेस्ट आता है यूरिया ब्रेथ टेस्ट। यूरिया ब्रेथ टेस्ट, ठीक है। अब ये जो यूरिया ब्रेथ टेस्ट है, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई डिटेल नहीं पूछेगा, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं, वो इतना ही पूछता है यूरिया ब्रेथ टेस्ट हम किसके लिए कराते हैं। तो हमारा सिंपल सा एक जवाब होना चाहिए कि हम डिटेक्ट करना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं, पता लगाना चाहते हैं, ठीक है। फाइंड आउट किसको? फाइंड आउट द प्रेजेंस, कि वहां पे कोई प्रेजेंट है कि नहीं है, किसका? एच पाइलोरी का, जो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है वो वहां पे प्रेजेंट है कि नहीं है, इस बात का पता लगाने के लिए हम वहां पे यूरिया ब्रेथ टेस्ट करते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यूरिया ब्रेथ टेस्ट हम कब करते हैं? डिटेक्ट करने के लिए, किसको? प्रेजेंस ऑफ एच पाइलोरी की, एच पाइलोरी वहां पे प्रेजेंट है कि नहीं है, इस चीज का वहां पे डिटेक्ट करना, फाइंड आउट करने के लिए हम वहां पे टेस्ट कराते हैं यूरिया ब्रेथ टेस्ट। बस इतना ही यहाँ पे क्वेश्चन आएगा। अब बात ये करें भाई ये होता कैसे है, करेंगे कैसे, तो उसको आप समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी चीज इंपॉर्टेंट है वहां पे। अब ये कहता है वहां पे आप क्या चीज करोगे, तो ये कहता है हम वहां पे क्या करते हैं, जो कार्बन से पूरी तरह कवर यूरिया जो है उसको हम एज ए टेबलेट फॉर्म के अंदर पेशेंट को देते हैं। तो कार्बन लेबल्ड यूरिया हम पेशेंट को देते हैं। कार्बन से लेबल की हुई यूरिया जो है हम पेशेंट को देंगे। अब वो पेशेंट जो उस टेबलेट को लेगा, वो टेबलेट जब स्टमक में पहुंचेगी तो वहां पे क्या होगा, वहां पे जो एच पाइलोरी अगर प्रेजेंट होगा, अगर वहां पे एच पाइलोरी अगर प्रेजेंट होगा तो वो एक एंजाइम सिक्रीट करता है, यूरिएज। क्या सिक्रीट करता है? यूरिएज। यह यूरिएज क्या करेगा, जो आपने कार्बन से लेबल करके यूरिया को वहां पे भेजा है, वो इस यूरिएज एंजाइम जो है, जो एच पाइलोरी के द्वारा सिक्रीट हुआ है, वो वहां पे क्या करेगा, इसको तोड़ देगा NH4 प्लस HCO3 के अंदर। किस में तोड़ देगा? NH4 अमोनियम और HCO3 के अंदर वहां पे तोड़ देगा, ठीक है। अब ये जो HCO3 है, यह वहां पे जो मतलब स्टमक के अंदर जो यूरिएज एंजाइम है उसने ये बनाया। ये जो HCO3 है, जो बाइकार्बोनेट है, ये वहां पे क्या करेगा, बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है, ये इस फॉर्म के अंदर बहुत ही कम टाइम में रहता है। तो ये क्या करेगा वहां पे, ये जो HCO3 है, यह HCO3 जो है, यह एक H प्लस आयन वहां पे अपने साथ बाइंड करेगा और वहां पे ये बना देगा H2CO3। H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना देगा। क्या बना देगा? कार्बोनिक एसिड H2CO3। और यह कार्बोनिक एसिड टूट जाएगा H2O प्लस CO2 के अंदर। H2O तो वाटर हो गया और CO2 जो है यह गैस है और यह हमारे लंग से बाहर निकलेगी। अब ये बात है कि भाई CO2 तो हमारे लंग से नॉर्मली निकल रही है, O2 हम अंदर लेते हैं, CO2 बाहर छोड़ते हैं, ये तो हम छोटी क्लासों से पढ़ रहे हैं। तो ये CO2 तो बनी है, ये तो बाहर ही निकल रही है, फिर इसमें अलग क्या है, पता कैसे लगेगा? तो वो कहता है जो आपने ये कार्बन लेबल्ड यूरिया दी है, यह कार्बन जो है यह नॉर्मल कार्बन नहीं है, ये रेडियो आइसोटोप है। ये क्या है? रेडियो आइसोटोप है। तो ये कहता है यह आइसोटोप होता है, इसको हम कार्बन कौन सा होता है, ये या तो C13 यूज करेंगे या C14 हम वहां पे यूज करते हैं रेडियो आइसोटोप, जो कार्बन जिसे हम लेबल करके यूरिया को भेजते हैं।
उसकी वजह से जो ये CO2 है ये नॉर्मल CO2 ना होके रेडियो आइसोटोप वाली CO2 बनेगी, जिसकी वहां पे स्मेल आएगी। वहां पे क्या आएगी? स्मेल आएगी। उस स्मेल को हम क्या करते हैं, एक बैग होता है उसके अंदर उसे बोलते हैं कि यहाँ पे आप ना सांस छोड़िए, उसके अंदर वो सांस छोड़ता है तो उसके अंदर एक स्मेल आती है जिससे हम डिटेक्ट करते हैं कि वो H पाइलोरी वहां पे प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर तो वहां पे H पाइलोरी प्रेजेंट होगा तो ये जो CO2 बनेगी उसके अंदर एक स्मेल आएगी। अगर वहां पे H पाइलोरी प्रेजेंट ही नहीं है तो यूरिएज एंजाइम सिक्रीट नहीं होगा और ये इतना सारा प्रोसीजर होगा ही नहीं, कोई स्मेल कुछ नहीं आएगी। हम बोल सकते हैं कि H पाइलोरी वहां पे एब्सेंट है। लेकिन अगर वहां पे जो रेडियो आइसोटोप जो कार्बन है अगर वहां पे वो है और वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ के और जब शरीर से बाहर निकलेगी तो वहां पे वो स्मेल कोज करेगी, तो हम वहां पे बोल सकते हैं कि H पाइलोरी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसलिए यूरिया ब्रेथ टेस्ट करते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है, ये ऐसे ही समझाने के लिए बताया, बाकी आपसे कोई नहीं पूछेगा। आपसे इतना ही पूछेगा यूरिया जो ब्रेथ टेस्ट है वो किसके लिए कराते हैं? प्रेजेंस चेक करने के लिए, प्रेजेंस को देखने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए। किसको? H पाइलोरी को। किसको? H पाइलोरी को। बस ये इतनी सी बात है। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर वहां पे H पाइलोरी प्रेजेंट है तो क्या आप यूरिया ब्रेथ टेस्ट से कंफर्मेटरी है? ये कंफर्मेटरी टेस्ट है H पाइलोरी के लिए। भाई अगर वहां पे आपको वहां पे स्मेल मिल गई तो आप कंफर्म हो क्या ये बात कह सकते हो भाई वहां पे H पाइलोरी प्रेजेंट है ही है? तो ये कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम वहां पे कंफर्म नहीं है, हम हमारी तरफ से अंदाजा लगाया है, एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, वहां पे एजम्पशन है कि वहां पे H पाइलोरी प्रेजेंट है, लेकिन हम कंफर्मली नहीं कह सकते भी वहां पे H पाइलोरी प्रेजेंट है ही है। इसका मतलब यह कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, यह कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। अब ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, इसका मतलब कभी भी आपसे पूछ ले H पाइलोरी को फाइंड आउट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, उसकी प्रेजेंस को चेक करने के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा है, तो ये यूरिया ब्रेथ टेस्ट जो है कंफर्मेटरी नहीं है, ये पॉपुलर टेस्ट है। ये क्या है? पॉपुलर टेस्ट है, इसलिए हमें वहां पे ये देखने को मिलता है। बाकी जो है यह कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। अब कंफर्मेटरी कौन सा है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अब देखिएगा, तो देखिएगा इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है एंटीबॉडी कौन सी, IgG या IgM, ठीक है, फॉर H पाइलोरी। ठीक है, एंटीबॉडी का टेस्ट करेंगे हम। एंटीबॉडी का टेस्ट किसके लिए एंटीबॉडी चेक करेंगे? H पाइलोरी के लिए। किसके लिए? H पाइलोरी के लिए। अब देखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि अगर H पाइलोरी हमारे शरीर के अंदर आया है तो ये है फॉरेन मटेरियल है हमारे लिए, एज ए एंटीजन ये हमारी बॉडी में एंटर करेगा। तो हम इसको मानते हैं कि ये एंटीजन है, हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, बाहर से आया है, फॉरेन बॉडी है, और जो भी फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में एंटर करता है उसको हम एंटीजन मानते हैं। क्या मानते हैं? एंटीजन। तो हमारी बॉडी की खासियत है जब भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो हम उसके खिलाफ क्या बना लेते हैं? एंटीबॉडी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एंटीबॉडी। ठीक है, अब ये कहता है कि जो हम एंटीबॉडी बनाते हैं वो एंटीबॉडी को हम एक नाम देते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या नाम देते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, चाहे एंटीबॉडी बोल दो चाहे इम्यूनोग्लोबुलिन बोल दो। ये कहता है ये दो प्रकार के हमें वहां पे जो है एंटीबॉडी देखने को मिलता है, एक IgM एक IgG। ठीक है,
IgM देखने को मिलेगा या हमें IgG देखने को मिलेगा। इसका क्या मतलब है? IgM हमें कब देखने को मिलेगा, IgG हमें कब देखने को मिलेगा? अगर IgM देखने को मिल रहा है तो उसका क्या मतलब है, IgG अगर हमें देखने को मिल रहा है तो उसका क्या मतलब है? तो ये कहता है अगर कभी भी कोई एंटीजन आया और उसने एक्यूट वहां पे कोई इन्फेक्शन किया जिसकी वजह से हमारी बॉडी ने वहां पे इन्फ्लामेशन कोज किया, अगर तो वहां पे एक्यूट इन्फ्लामेशन है, इसका मतलब ये हुआ भी अभी हाल फिलहाल में ही वहां पे इन्फेक्शन हुआ है और हमारी बॉडी ने उसको रिस्पॉन्स किया है, किस रूप में? इन्फ्लामेशन के रूप में। तो इसका मतलब अगर वहां पे एक्यूट इन्फ्लामेशन है, एक्यूट इन्फ्लामेशन का मतलब हो गया एक्यूट इन्फेक्शन है, क्योंकि जब भी इन्फेक्शन होगा हमारी बॉडी इन्फ्लामेशन कोज करेगी। ठीक है, तो कहता है अगर वहां पे एक्यूट कोई इन्फेक्शन है और हमारी बॉडी ने वहां पे इन्फ्लामेशन कोज की है, तो अगर वो एक्यूट है तो हमें वहां पे कौन सी एंटीबॉडी देखने को मिलेगी? तो वो कहता है हमें वहां पे IgM देखने को मिलेगी। कौन सी देखने को मिलेगी? IgM। इसका मतलब अगर वहां पे H पाइलोरी के लिए आप एंटीबॉडी टेस्ट करवाते हो और वहां पे अगर आपको H पाइलोरी के लिए जो एंटीबॉडी है वो IgM देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि वहां पे H पाइलोरी ने अभी कुछ ही दिन पहले वहां पे इन्फेक्शन कोज की है, हमारी बॉडी ने वहां पे रिस्पॉन्स दिखाया एज इन्फ्लामेशन, और उस रिस्पॉन्स के अंदर ही वहां पे हमारी बॉडी ने उसके खिलाफ एंटीबॉडी IgM बनाया है। इसका मतलब एक्यूट इन्फ्लामेशन है वहां पे या एक्यूट इन्फेक्शन है वहां पे। तो अगर वहां पे IgM दिखता है, इसका मतलब है H पाइलोरी ने अभी एक्यूट इन्फेक्शन वहां पे कोज किया है। अब आ गया IgG। IgG हमें वहां पे देखने को मिलेगा जहां पे क्रोनिक इन्फेक्शन है, कि लंबे समय से इन्फेक्शन वहां पे देखने को मिलता है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन IgG हमें कब देखने को मिलेगा? तो वो कहता है IgG हमें तब देखने को मिलेगा जब पहले कोई इन्फेक्शन हुआ, वो इन्फेक्शन सही हो गया, लेकिन उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी IgG है वो आपको हमेशा देखने को मिलेगी। तो IgG हमें दो चीजों को डिनोट करता है, दो चीजें बताता है IgG। एक क्रोनिक इन्फेक्शन को, दूसरा बताता है कि उसके पास्ट के अंदर जो प्रीवियसली वो एक्सपोज हुआ था उस इन्फेक्शन के, और उस इन्फेक्शन से निपटने के लिए वहां पे एंटीबॉडी बनी थी, वो एंटीबॉडी IgG आज भी हमारे शरीर में पड़ी है। तो IgG हमें दो चीज बता दी, या तो वहां पे क्रोनिक इन्फेक्शन है या वहां पे प्रीवियसली एक्सपोजर हुआ है किसका? H पाइलोरी का। दो चीज। अब हमें उन दोनों चीजों में फर्क कैसे लगेगा? अगर तो पेशेंट में सिम्टम आ रहे हैं, इसका मतलब क्रोनिक इन्फेक्शन है और IgG हमें देखने को मिल रहा है। अगर वहां पे IgG देखने को मिल रहा है और इन्फेक्शन नहीं है, इसका मतलब कभी पहले कोई इन्फेक्शन हुआ होगा H पाइलोरी का और वहां पे IgG बना होगा, और वो IgG आज भी वहां पे हमें पड़ा हुआ मिल रहा है। तो IgG कहीं पे भी देखने को मिले, या तो वो क्रोनिक इन्फेक्शन को शो करेगा या वो किसको शो करेगा? प्रीवियस एक्सपोजर हुआ है, पहले कभी इन्फेक्शन हुआ है उसको शो करेगा। ठीक है, और IgM का मतलब है एक्यूट इन्फेक्शन। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि अगर किसी के शरीर में IgM देखने को मिलता है, वो किसी के लिए भी देखने को मिल सकता है, हम पर्टिकुलर H पाइलोरी के लिए यहाँ पे करवा रहे हैं, अगर कोई और डिजीज है उसमें अगर हम करवा रहे हैं, वहां पे अगर किसी भी चीज के लिए अगर IgM मिलता है तो वो एक्यूट इन्फेक्शन है, अगर IgG मिलता है तो या तो वो क्रोनिक इन्फेक्शन है या वहां पे पहले कोई इन्फेक्शन हुआ है, उसका जो बना हुआ IgG पड़ा है वही अभी तक हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे H पाइलोरी के लिए हम एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं, वो IgG और IgM किसके लिए? फॉर H पाइलोरी पर्टिकुलर हम एंटीबॉडी टेस्ट कराते हैं। तो अगर हमें वहां पे एंटीबॉडी चाहे तो M मिले चाहे G मिले, ये हमें ये तो बता रही है कि वहां पे कन्फर्म एंटीजन आया था, कौन? H पाइलोरी, इसी के लिए तो एंटीबॉडी बनी है। अगर H पाइलोरी होता ही नहीं तो वहां पे एंटीबॉडी बनती क्या? H पाइलोरी के लिए नहीं बनती। तो अगर वहां पे हमें ब्लड में एंटीबॉडी IgM या IgG किसके लिए? H पाइलोरी के लिए देखने को मिल रहा है, इसका मतलब कन्फर्म वहां पे H पाइलोरी जो था उसने इन्फेक्शन कोज किया। अगर M मिल रहा है तो उसने एक्यूट अभी कोई कोज किया, अगर पहले मिल रहा है तो उसने या तो पहले कोई इन्फेक्शन कोज किया था या अभी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन या क्रोनिक इन्फेक्शन है तो उसने बहुत टाइम से वो कोज कर ही रहा है पेप्टिक अल्सर को। तो H पाइलोरी को डिटेक्ट करने के लिए कोई कंफर्मेटरी टेस्ट अगर आपसे पूछ ले
तो IgM और IgG एंटीबॉडी टेस्ट जो है H पाइलोरी के लिए, ये जो टेस्ट है वो कन्फर्मेटरी टेस्ट है। ये क्या है? कन्फर्मेटरी टेस्ट है फॉर डिटेक्शन ऑफ H पाइलोरी। H पाइलोरी को डिटेक्ट करने के लिए जो सबसे कन्फर्मेटरी टेस्ट है वो कौन सा है? एंटीबॉडी टेस्ट है IgG और IgM। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे समझ आ गई। तो अभी तक हमने यहाँ पे एंडोस्कोपिक टेस्ट के द्वारा देखा, CBC के द्वारा देख लिया, उसके बाद में हमने यहाँ पे यूरिया ब्रेथ टेस्ट देख लिया, उसके बाद में हमने IgG IgM जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है एंटीबॉडी टेस्ट वो देख लिया। अब हम यहाँ पे एक लास्ट यहाँ पे डायग्नोसिस देखते हैं कि फीकल ओकल्ट ब्लड। फीकल ओकल्ट ब्लड, अगर अपर GI के अंदर ब्लीडिंग हुई है, वो ब्लीडिंग स्टूल के साथ आ रही है, इसका मतलब स्टूल में क्या आ रही है? ब्लीडिंग आ रही है। ओकल्ट का मतलब होता है मिक्स। मिक्स कौन मिक्स हो गया? ब्लड किसके साथ? स्टूल के साथ या फीकल मटेरियल के साथ। अगर स्टूल में मिक्स है क्या? ब्लड, तो उस चीज को पता लगाने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट करेंगे। तो इसमें हम स्टूल का सैंपल लेंगे। किसका सैंपल लेंगे हम? जो फीकल मटेरियल है या जो हम स्टूल पास करते हैं उसका सैंपल लेंगे। किसका सैंपल? स्टूल का सैंपल लेंगे। उस स्टूल के सैंपल को हम वहां पे जो एक गुआइक पेपर होता है, गुआइक पेपर या गुआइक, वहां पे आप उसको स्लाइड बोल सकते हो, ये वाइट कलर की होती है। कैसी होती है? वाइट कलर की। ये आपने स्टूल का सैंपल लिया, वो वाइट पेपर पे, जिसे हम गुआइक पेपर बोल देते हैं या गुआइक स्लाइड बोल देते हैं, उसके ऊपर आपने स्टूल का सैंपल ले लिया। ठीक है, यह जो पेपर या स्लाइड होगी यह बिल्कुल वाइट कलर की होगी, तो आपने वाइट कलर वाली के ऊपर स्टूल का सैंपल रख लिया। अब इसके अंदर आपने H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है उसको मिला दिया, इसको क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। अगर तो वहां पे ब्लड होगा स्टूल में, अगर तो स्टूल में ब्लड है, तो यहाँ पे इस जो गुआइक पेपर का जो कलर था वो कौन सा हो जाएगा? ब्लू कलर हो जाएगा। ब्लू कलर रिएक्शन हम बोल देते हैं। और वहां पे कौन सी रिएक्शन के कारण? वहां पे जो ब्लड मिला स्टूल के अंदर, उसके कारण जो ये गुआइक पेपर या गुआइक स्लाइड या गुआइक सरफेस है उसका कलर ब्लू, वाइट से कैसा हो जाएगा? ब्लू कलर हो जाएगा। अगर तो वहां पे ब्लू कलर मिलता है आपको, तो इसका मतलब है पॉजिटिव फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपने स्टूल पास किया है पेशेंट ने, सॉरी, उस पेशेंट के स्टूल के अंदर ब्लड जो है वो प्रेजेंट है। अगर वो प्रेजेंट है तो हम बोल दिए कि फीकल ओकल्ट जो ब्लड टेस्ट है वो पॉजिटिव है। ये हमें पता कैसे लगेगा? कि जो हमने स्टूल का सैंपल लिया उसको जो गुआइक सरफेस है, चाहे गुआइक प्लेट है, चाहे गुआइक स्लाइड है, चाहे गुआइक पेपर है, वो ये वाइट कलर का होता है, उसके ऊपर रख देते हैं और उसमें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 मिक्स कर देते हैं। जैसे ही H2O2 मिक्स करेंगे, अगर तो उसका स्लाइड का कलर चेंज होकर ब्लू हो जाता है, तो आप बोल सकते हो कि वहां पे फीकल मटेरियल में या स्टूल में ब्लड प्रेजेंट है, उसको हम बोल देंगे पॉजिटिव है जो फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट। अब हम ये क्यों करा रहे हैं? क्योंकि हमने बोला था कि जो ड्यूडेनल अल्सर होता है वहां पे हमें मेलिना देखने को मिलता है। मेलिना का मतलब था जो भी ओल्ड या डार्क ब्लड है वो स्टूल में अगर आ रहा है तो हमने उसको मेलिना बोला। इस मेलिना को चेक करने के लिए हम वहां पे फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट जो है वो हम वहां पे करवाते हैं। तो ये नॉर्मल से हमने यहाँ पे टेस्ट देख लिए कि ये जो टेस्ट है वो हम यहाँ पे करवाते हैं। तो देखिएगा, हमने डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन देखा था, जिसमें हमने हिस्ट्री की ले ली, उसकी पेन कब होता है, उसको पेन खाने के कितने दिन बाद में होता है, उसकी डाइट क्या है, वो डाइट में क्या चीज़ ज़्यादा ले रहा है, तो हमने उसे डायग्नोसिस करने की कोशिश की। फिर हमने फिजिकल एग्जामिनेशन करवाया कि वहाँ पे जो उसका जो आईज है ये है, वहाँ पे पैलर तो नहीं है एनीमिया के कारण, वहाँ पे एब्डोमिनल डिस्टेंशन तो आपको देखने को नहीं मिल रही है, तो जो भी हम वहाँ पे करवा सकते हैं, ऑस्कल्टेट करके बाउल साउंड हम वहाँ पे सुनने की कोशिश करते हैं।
ठीक है। फिर हमने वहां पे सीबीसी करवाया, सीबीसी कराएंगे, अगर एनीमिया वहां पे है तो आरबीसी में डिक्रीज मिलेगी, पैक्ड सेल वॉल्यूम जो परसेंटेज है वो हमें डिक्रीज मिलेगा सेल्स का, हीमोग्लोबिन हमें डिक्रीज मिलेगी और टोटल ल्यूकोसाइट काउंट हमें बढ़ा हुआ मिलेगा। फिर हमने बोला एंडोस्कोपी, ये कंफर्मेटरी टेस्ट है पेप्टिक कल्चर के लिए। क्या है? कंफर्मेटरी टेस्ट। इसमें हमने क्या किया, एक एंडोस्कोप की मदद से हम, एंडोस्कोप के ऊपर कैमरा लगा होता है, वो हम ओरली जो है पेशेंट के अंदर डालते हैं और उस कैमरे में बाहर हमारे मॉनिटर होता है, उसके ऊपर उसकी इमेज आती है, उसे हम इसोफेगस है, ड्यूडेनम है और स्टमक, उन तीनों की सरफेस जो म्यूकोसा है उसको देखते हैं। इस टाइम में पोजीशन कौन सी देते हैं? लेफ्ट लेटरल पोजीशन, ठीक है। और हम पेशेंट को एनबीएम या एनपीओ रखते हैं कितने टाइम के लिए? 4 to 6 आवर्स। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, अगर कोई पेशेंट है उसकी एंडोस्कोपी प्लान है तो आप पेशेंट को मतलब एनबीएम रखोगे कितने टाइम के लिए? तो 4 to 6 आवर्स के लिए। हमने कंसेंट का चेक करना है कि वहां पे कंसेंट फिजिशियन ने लिया है कि नहीं लिया। उसके बाद में हम पेशेंट को लोकल एनेस्थीसिया देंगे, वो या तो हम जो है माउथ के अंदर जाइलोकेन की स्प्रे यूज करेंगे या जेली आती है उससे एंडोस्कोप को पूरी तरह से जो है वो जो जेली है उसको पूरी तरह से पेंट कर देंगे पूरे एंडोस्कोप के ऊपर। तो हम ये जेली वाला जो सिस्टम है वो पूरा हो गया है और उसमें मतलब पूरी तरह से हम पेशेंट को एनेस्थाइज भी नहीं कर पाते और उससे मतलब पेशेंट को ज़्यादा निगलने में भी दिक्कत होती है, तो हम वहाँ पे स्प्रे मार देते हैं, तो ईजी है वो। और उसके बाद में इसकी ड्यूरेशन कितनी एंडोस्कोपी करने की? 3 से 5 मिनट की ड्यूरेशन है। फिर कहता है पोस्ट प्रोसीजर इंस्ट्रक्शन में हम पेशेंट को ये इंस्ट्रक्ट करते हैं कि जब तक तेरा गैग रिफ्लेक्स नहीं आए, ठीक है, जब तक तेरे को ये नहीं लगे कि कोई भी चीज अगर मतलब ट्रेकिया में या लैरिंक्स में जा रही है तो आप बैक फ्लो मार सकते हो, तब तक आपने पेशेंट की फीडिंग को और उसके फ्लूइड इनटेक को होल्ड करके रखना है। बाकी अगर पेशेंट को ये लगे कि मेरे गले में एंडोस्कोप डाला उसकी वजह से खराश या इरिटेशन वहां पे देखने को मिल रही है, तो हम ल्यूक वार्म वाटर जो गुनगुना पानी है उससे पेशेंट को गार्गल करने की सलाह दे सकते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा यूरिया ब्रेथ टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है, पॉपुलर टेस्ट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन यहाँ पे है। इसमें ये कहता है सिंपल सा पूछते हैं कि यूरिया ब्रेथ टेस्ट क्यों करवाते हैं? तो ये यूरिया ब्रेथ टेस्ट हम एच पाइलोरी की प्रेजेंस को चेक करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए करवाते हैं। सिंपल सा इतना ये क्वेश्चन आता है। क्या ये कंफर्मेटरी टेस्ट है एच पाइलोरी की डिटेक्शन चेक करने के लिए, एच पाइलोरी की प्रेजेंस को चेक करने के लिए? तो कहता है नहीं, ये कंफर्मेटरी नहीं है, लेकिन ये पॉपुलर है। इसके अंदर क्या करते हैं, कार्बन लेबल्ड यूरिया दी जाती है। यह यूरिया जब स्टमक के अंदर जाती है तो एच पाइलोरी अगर वहां पे प्रेजेंट है तो वो यूरियस एंजाइम का सिक्रेशन करता है और वो इसको मतलब ब्रेक डाउन कर देती है। और लास्ट में जो ये रेडियो एक्टिव या रेडियो आइसोटोप जो CO2 है उसकी स्मेल आती है, उस स्मेल से हम वहां पे डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि वहां पे एच पाइलोरी प्रेजेंट है कि नहीं है। फिर हमने वहां पे देखा कि अब इसका कंफर्मेटरी टेस्ट अगर करें तो वो एंटीबॉडी टेस्ट होगा, IgG और IgM, ये हम करते हैं एच पाइलोरी के लिए, ये कंफर्मेटरी टेस्ट है। इसके अंदर हमने IgM भी देखने को मिल सकता है, IgG भी। अगर IgM देखने को मिल रहा है वो एक्यूट इन्फेक्शन बता रहा है, IgG है वो तो क्रोनिक इन्फेक्शन या कोई प्रीवियस इन्फेक्शन था, अब वहां पे सही हो चुका है, तो वहां पे IgG हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। बस ये इतना हमने यहाँ पे बताया। उसके बाद में हमने फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट के बारे में बता दिया कि जो स्टूल है उसके अंदर अगर ब्लड आ रहा है और उसको हमने चेक करने की असल में है कि नहीं है, तो हम वहां पे देख सकते हैं। ये क्यों कराते हैं? क्योंकि जो ड्यूडेनल अल्सर है उसमें हमें मेलिना देखने को मिलता है। उसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टूल का सैंपल लेंगे, गुआई की जो पेपर है या प्लेट है या स्लाइड है या सरफेस है उसके ऊपर, ये व्हाइट कलर का होता है, उसके ऊपर हम स्टूल को सैंपल रखेंगे और वहां पे उसमें मिक्स कर देंगे H2O2। जैसे ही H2O2 मिक्स करेंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। अगर वहां पे ब्लू कलर हो जाता है इसका मतलब स्टूल में ब्लड जो प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव फीकल ओकल्ट ब्लड, जो है वो टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है। तो ये हमने यहाँ पे इसके डायग्नोसिस के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं कि इसको हम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम ड्रग्स की तरफ जाएं उससे पहले अगर हम यहाँ पे ये देखें भाई, अगर हम इसका डाइटरी मैनेजमेंट करना चाहें भाई, हम इसको पेशेंट को दवाई के साथ साथ और क्या चीजें वहां पे हम बता सकते हैं जिससे हम पेशेंट को क्या कर सकते हैं, पेप्टिक अल्सर से बचा सकते हैं। तो पहला हम यहाँ पे अगर बात करें मैनेजमेंट की,
मैनेजमेंट। इसके अंदर अगर हम यहाँ पे डाइटरी मैनेजमेंट की बात करें, डाइटरी मैनेजमेंट की, तो डाइटरी मैनेजमेंट को देखने के लिए हमें जो इसके रिस्क फैक्टर थे वहां पे जाना पड़ेगा कि उन रिस्क फैक्टर को हमने कम कर देना है, तो डाइटरी मैनेजमेंट अपने आप ही हो जाएगा वहां पे। अब देखिएगा यहां पे ये कहता है, ये देखिएगा सिंपल, टी, चाय, कॉफी, चॉकलेट्स, हाई फैटी डाइट, हाई स्पाइसी डाइट, मतलब हॉट जो फ्लूइड है उसका इंटेक करना, अगर कोई स्ट्रेस है उसका, अगर अल्कोहल कंजप्शन है, सिगरेट स्मोकिंग है, टोबैको च्यूइंग है, अगर वो लंबे समय से एनसेड्स ले रहा है, एस्प्रिन ले रहा है, अगर वो लंबे समय से स्टीरॉइड ले रहा है, ये सब जो चीज़ है वो पेशेंट को किसके प्रोन बनाती है, किसके लिए ससेप्टिबल करती है, या किसके लिए रिस्क वहां पे रहता है, यह पेप्टिक अल्सर के लिए रिस्क रहता है। अब हमें मैनेजमेंट में यही चीजें बंद करवा देनी है। ये गैस्ट्रिक इरिटेंट है जो HCl वगैरह के सिक्रेशन बढ़ाता है, और जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, म्यूसिन है, म्यूकस है, उसके सिक्रेशन को कम कराता है। तो हमने इन सब चीज़ों को अगर हम कम कर देंगे तो आपको पेप्टिक अल्सर में काफ़ी हद तक आराम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर वो H. पाइलोरी की वजह से नहीं है तो। अब देखिएगा हमने वहाँ पे पेशेंट को बोलना है चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट्स है उसका जो इंटेक है वो कम या बंद कर देना है, अवॉइड कर देना है। हाई फैटी डाइट जो ले रहा था उसको अवॉइड कर देना है, तो इसका मतलब हमें कौन सी डाइट देनी पड़ेगी, लो फैटी डाइट। स्पाइसी डाइट जो है वो भी क्या कर देनी है, कम। सूप जो पी रहा है उसको भी अवॉइड करना है। जो भी ये अल्कोहल कंजप्शन है बंद कर दीजिए साहब, सिगरेट स्मोकिंग बंद कर दीजिए, टोबैको च्यूइंग बंद कर दीजिए। स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस का मैनेजमेंट हम करेंगे, साइकोथेरेपी देंगे, पेशेंट को जानने की कोशिश करेंगे पेशेंट में स्ट्रेस किस बात का है, उसको हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। ये सब चीजें किस में आएगी, साइकोथेरेपी के अंदर आएगी। तो हम स्ट्रेस के लिए साइकोथेरेपी देते हैं। एनसेड जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है उनका हम वहां पे क्या कर देंगे, यूज है वो अवॉइड कर देंगे। एस्प्रिन है उसके जो यूज को हम कम कर देंगे अगर पेशेंट कार्डियक से बिलोंग करता है। अगर वो पेन किलर के लिए एस्प्रिन वगैरह ले रहा है तो हम उसको बंद ही कर देंगे। ठीक है, और अगर प्रोलॉन्ग यूज ऑफ स्टेरॉइड्स है तो हम क्या करेंगे, वहां पे ऐसी ड्रग्स देंगे जिससे कि पेप्टिक अल्सर की जो दवाइयां हैं वो जो एसिड के सिक्रेशन को कम कर देगी, तो हम वो वहां पे दवाइयां दे के स्टेरॉइड जो उससे पेप्टिक अल्सर हो रहा था उसको हम कम कर सकते हैं। एक यहाँ पे और कंडीशन होती है, अगर आपको याद रहे तो आप रख लेना, अगर किसी पेशेंट के अंदर हाइपर कैल्सीमिया है, अगर पेशेंट में हाइपर कैल्सीमिया है तो ये जो कैल्शियम होता है यह भी जो जीआई म्यूकोसा है उसके लिए इरिटेंट का काम करता है, यह भी अल्सर कोज कर सकता है, यह भी पेप्टिक अल्सर कोज कर सकता है। कौन, हाइपर कैल्सीमिया। तो अगर कैल्शियम का लेवल वहां पे बढ़ा हुआ है तो भी आपको पेप्टिक अल्सर देखने को मिल सकता है। तो आप जो कैल्शियम का लेवल है उसको बैलेंस आपको करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को आपने क्या कर देना है, कम कर देना है या अवॉइड कर देना है, बंद कर देना है। अगर पॉसिबल हो तो बंद कर देना है, अगर बंद नहीं कर सकते तो कम से कम कर देना है और उसे अवॉइड कर देना है। तो इन सब चीज़ों से हम वहाँ पे इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब देखिएगा डाइटरी मैनेजमेंट के अंदर अगर हम लिखना चाहें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जितने भी डिक्रीज या अवॉइड किसको, गैस्ट्रिक इरिटेंट्स को, जो गैस्ट्रिक इरिटेंट्स है उनको अवॉइड करना है। वो गैस्ट्रिक इरिटेंट कौन कौन से हैं वो अभी हम देख के आए थे, उन सबको। डाइट के अंदर आपको लो फैट या इसको आप बोल सकते हो लो फैट डाइट लेनी है। कौन सी डाइट लेनी है, लो फैट डाइट। लो फैट डाइट वहां पे हम पेशेंट को प्रेस्क्राइब करेंगे, कौन सी, लो फैट डाइट। ठीक है, अब ये कहता है लो फैट डाइट दे दिया। अब हम वैसे भी हमें पता है कि अगर फैट डाइट ज़्यादा लेंगे तो वो फैट डाइट क्या करेगी, स्टमक को बहुत लेट जो है वो खाली होने को वहाँ पे पॉसिबल होगा, क्योंकि उसको फैट को गलाने में टाइम बहुत लगता है। तो इसलिए हम वहाँ पे अगर पेशेंट को फैट वैसे ही कम देंगे तो HCl के कांटेक्ट में कम आएगा, वो जल्दी खाली होगा, तो अल्सर की संभावना वहाँ पे और ज़्यादा कम हो जाएगी कि आगे बढ़े अल्सर। तो हम लो फैट डाइट देना है। डाइट ज़्यादा कौन सी देनी है, इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट्स या इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट डाइट,
या इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट इनटेक, एक ही बात है। आपने वहाँ पे डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का जो इनटेक है उसको बढ़ा देना है, फैट को कम कर देना है, कार्बोहाइड्रेट क्यों, क्योंकि ये जल्दी खाली करा देगा, दो चीज़। तीसरी चीज़ जो अल्सर हुआ है उसको भरना है, हीलिंग करनी है, हीलिंग के अंदर प्रोटीन काम आता है, तो यहाँ पे प्रोटीन को आपने हाई रखना है, सिर्फ फैट को कम करना है, बाकी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही क्या होगा वहाँ पे इंक्रीज रहेगी, इंक्रीज प्रोटीन इनटेक। यहाँ पे प्रोटीन और जो कार्बोहाइड्रेट है उसके इनटेक को बढ़ा देंगे और वहाँ पे जो फैट डाइट है उसको हम वहाँ पे क्या कर देंगे, कम कर देंगे, क्या करेंगे, कम, जिसकी वजह से वहाँ पे आपको इनमें सुधार देखने को मिलेगा। और जितने भी एनसेड्स है, स्मोकिंग, एल्कोहल है, स्पाइसी डाइट है, ठीक है, उसके अलावा एस्प्रिन है, हाइपरकैल्सीमिया है, स्ट्रेस है, उन सबको आप जो क्या करने की कोशिश करोगे, रिलीव करने की कोशिश करोगे, तो उसकी वजह से आप यहाँ पे उसको मैनेज कर सकते हो पेप्टिक अल्सर को। तो ये बात आपको शायद समझ आ गई होगी कि डाइट के अंदर हम गैस्ट्रिक इरिटेंट जितने भी हमने रिस्क फैक्टर पढ़े थे उनको कम करवा देना है, फैट का इंटेक कम, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का इंटेक को क्या कर देना है, बढ़ा देना है, जिसकी वजह से वहाँ पे आपको डाइटरी मैनेजमेंट में हम वहाँ पे पेप्टिक अल्सर को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें